चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर ये दो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं, यानी कि धरती के ऊपर जो मुख्य रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो एयर और वाटर है। तो दिस बोथ आर नोन एज आर नेचुरल रिसोर्स। एयर और वाटर ये दोनों ही सर्वाइवल के लिए, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ के ऊपर है उसके सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी। बट for various human activities such as industrial growth and urbanization, they have contaminated the air and water। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम पहला ले सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, कि इंडस्ट्री जो है बढ़ती जा रही है। सेकेंड वन वी कैन टेक इज अर्बनाइजेशन, मीन्स शहरीकरण, शहर बढ़ते जा रहे हैं। सो दीज ऑल द फैक्टर्स दे हैव कंटामिनेटेड आर एयर एंड वाटर। इसके कारण हमारी जो हवा और पानी है इनका कंटामिनेशन ज़्यादा होने लगा है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी दूषित करने वाले तत्व मिक्स होते जा रहे हैं। इससे बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। तो तीनों ही समस्याएं जिनका नाम हमने अभी लिया, दिस ऑल आर द रिजल्ट ऑफ द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हवा और पानी को हम हार्मफुल सब्सटेंसेस से मुक्त रखें। अगर इनके अंदर कंटामिनेशन होता रहेगा तो हमारा जीवन जो है इस धरती के ऊपर वो संभव नहीं रह पाएगा। इसलिए इनको हम स्वच्छ रखें। दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और हमारे जीवन के ऊपर उनके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है तो सही, लेकिन इसको क्योर करने के, इसको प्रिवेंट करने के भी तरीके हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पहले जानेंगे क्या होता है। द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो हवा या पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस का, यानी कि ऐसे तत्व जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं मनुष्यों के लिए, उनका मिक्सअप हो जाना, उनका ऐड हो जाना किसके अंदर, एयर और वाटर के अंदर, बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा होना, इसी को पोल्यूशन कहा जाता है। पोल्यूशन जो है इससे अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, और इसका सीधा सीधा प्रभाव लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलता है। Any substance that causes pollution is called a pollutant. Yes, this is very important part here is pollutant किसको कहा जाता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है। पोल्यूटेंट मतलब उसके अंदर मिलकर जो उस पानी को या हवा को दूषित करता है उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है। पोल्यूटेंट के एग्जांपल अगर लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट, स्मोक, सीवेज एट्सेट्रा, ये सब जो मैंने भी नाम लिए, दिस ऑल आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स बिकॉज जिस भी चीज़ में यानी कि हवा में या पानी में सब मिल जाएंगे तो उसको दूषित कर देंगे, इसीलिए इनको पोल्यूटेंट्स कहा गया है। A substance becomes a pollutant when its concentration increases beyond a permissible limit in the environment। हम किसी भी सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट तब कह सकते हैं जब उसका कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हमारे स्वास्थ्य को, हम लोगों को, इवन लिविंग थिंग्स को परेशान करने लगे, उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड दिस कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन and 78% of nitrogen and very less % of कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है यहाँ पर, नियोन भी है, बहुत सारी दूसरी गैसेस भी हैं, लेकिन उन सब का अगर हम लिमिट में, जितना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है उतना ही ये रहे तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनकी मात्रा जब परमिजिबल लिमिट, यानी कि जितनी लिमिट
परमिट होती है यहाँ पर, उससे ज़्यादा जब होने लगता है देन दे कॉज हार्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही पोल्यूटेंट्स जब बढ़ जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो हमें हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, फर्टिलाइजर्स विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड बट व्हेन यूज्ड इन एक्सेस दे कंटामिनेट द सॉइल एंड सरफेस वाटर। जो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं फॉर द क्रॉप्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन in the fields, this fertilizer is a kind of chemical which is made from various chemicals and it is made in the chemical industry only. It is a kind of chemical industry only. तो ये जो फर्टिलाइज़र है जब इसका उपयोग हम धरती पे करते हैं, अपने खेतों में इसको डालते हैं, the reason behind this our motto is quite positive that we want to increase the yield, means we want to increase the production. But the unnecessary or we can say harmful effects of this fertilizer, if it is used in excess quantity, it causes harm to the soil. ये soil को दूषित करता है क्योंकि ये केमिकल है, केमिकल soil में मिलेगा तो soil को नुकसान होगा ही, तो soil इससे पोल्यूट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जब बारिश आती है तो बारिश के आने पर ये जो सारा जो फर्टिलाइज़र होता है ये पानी के अंदर मिक्स होके बहकर हमारे पानी के स्रोतों के अंदर, यानी कि द सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, उनके अंदर ये चला जाता है बहकर और वहाँ पर भी ये पोल्यूशन करता है उस वाटर को, उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वाटर को ये दूषित कर देता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र हमें नुकसान पहुँचाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is increasing due to human activities. Now it has increased greenhouse effect and global warming. Now जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी लिमिटेड है हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन जब ये मात्रा एक्सेस होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। So this is all about pollution. Now there are different types of pollutions. Out of this, first we will see air pollution. Now what is air pollution? The contamination of air with harmful unwanted substances like toxic gases, smoke, dust, which have harmful effects on both the living and the non-living objects is called air pollution. तो हमारी हवा के अंदर जब harmful या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक गैसेस को ले सकते हो आप, स्मोक हो गया, डस्ट हो गई, ये सब चीज़ें जब उसमें ऐड हो जाती हैं तो इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा हमारा ताजमहल, जो कि एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल जो कि संगमरमर से बना था, संगमरमर जो था दैट्स अ वाइट मार्बल, और यही उसकी खूबसूरती है कि इस कारण से ही उसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। लेकिन उसका जो कलर था धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसका कलर पीला होने का रीज़न बताया गया कि आगरा में जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उससे निकलने वाला जो धुआं था वो इतना ज़्यादा पोल्यूट करता था एयर को कि उससे जो थी हवा के कारण वो जो ताजमहल था वो पीला पड़ने लगा, और इस हवा के कारण ही इसके अंदर जो हार्मफुल गैसेस थी, इससे एसिड रेन भी होती थी जिससे जो मार्बल था ताजमहल का उसको नुकसान पहुंचता था। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट हुआ। और रही बात इंसानों की या किसी भी लिविंग प्राणी की, उसमें हम जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ना कि इनहेल करते हैं। तो जो चीज़ हम एक्सहेल करते हैं दैट मीन्स इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इसीलिए हम उसको एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर हम उसको इनहेल करेंगे तो इससे हमें बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। So that's air pollution. The harmful and unwanted substances which contaminate the air are called air pollutants. तो ऐसे harmful और unwanted substances जो हमारी हवा को contaminate करते हैं उनको pollutants कहा जाता है। ये pollutant word जो है ये commonly सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। हवा को जो दूषित करने वाले पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। वैसे ही जो पानी को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको हम वाटर पोल्यूटेंट कह सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शंस। एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं, जैसे कि स्मोक
डस्ट, जब हम आग जलाते हैं तो कैसे धुआं निकलता है, डस्ट निकलती है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है उस समय भी जो राख निकलती है ज्वालामुखी की, वो पूरे एटमॉस्फेयर को, एयर को पोल्यूट कर देती है। और जो फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लगती है तो उस समय भी बहुत बड़ी मात्रा में धुआं और डस्ट पैदा होती है जो कि हमारे एयर को पोल्यूट करती है। But majority of air pollutants are added to the atmosphere due to various human activities like burning of fossil fuels, automobile exhaust and industrial emission. अब ये जो हमने फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक eruption देखा, these are the natural sources or we can say natural factors which pollute the air. लेकिन ज़्यादातर जो पोल्यूशन होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि रोज़ कोई आग नहीं लगती है जंगलों के अंदर, ना ही एवरीडे वी डोंट सी eruption of volcanoes at various places in the world. ये कभी कई सालों में, सैकड़ों सालों में एक बार होता है मुश्किल से। बट मेजॉरिटी जो एयर पोल्यूशन है उसका रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें हम देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो हम जलाते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, और इंडस्ट्रियल एमिशंस जो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है। ये सब चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत पोल्यूट करती हैं, खासकर एयर को। तो मेन फैक्टर जो है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेट अस स्टडी सम टिपिकल एयर पोल्यूटेंट्स इन एंड देयर सोर्सेज इन डिटेल। अब हम कुछ पोल्यूटेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल के अंदर उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट यू कैन सी हेयर इन योर टेबल, इट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वॉल्केनिक eruption। तो ये सब जो माध्यम मैंने बोले, इन सब के द्वारा सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारी एयर के अंदर मिक्सअप होती है, जो कि हमारी हवा को दूषित करती है। वैसे ही कई सारे यहाँ पर पोल्यूटेंट्स का नाम दिया गया है और वो सोर्स उसका क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में आती है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सोर्सेज बताए गए हैं जिससे पोल्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमने ये तो देख लिया कि पोल्यूशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन के नुकसानदायक प्रभाव क्या हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिसमें पहले बात करेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही एक जहरीली पॉइजनस गैस है। ये कलरलेस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ना ही इसकी कोई गंध होती है। गंध का मतलब इसकी स्मेल। देयर इज़ नो ऑडर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट इज़ एन ऑडरलेस गैस। When inhaled in excess, it combines with the hemoglobin of the blood and forms carboxyhemoglobin. This prevents it from carrying oxygen. As a result, the blood becomes oxygen deficient, which causes unconsciousness or even death. जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे and when it will enter our blood, we know that in our blood there is hemoglobin, and when this carbon monoxide mixes with the hemoglobin in our blood, it makes carboxyhemoglobin, and this carboxyhemoglobin, if this will form in our blood, it will prevent the oxygen to reach each and every part of the body, because carboxyhemoglobin does not contain oxygen. So this prevents the blood to carry oxygen to various parts of the body, and because of the deficiency of oxygen, a person may die and even he may be unconsciousness may be there. So these both are the things, effects of carbon monoxide. The person may faint, or even we can say he may even die also if he is kept for long in such situation. Next we'll study about is oxides of sulfur. Sulfur's oxide, that means it is sulfur dioxide and sulfur trioxide. They cause various respiratory problems and even damage lungs. So if you are inhaling sulfur dioxide or sulfur trioxide, it means sulfur in any oxidic form. If you are inhaling sulfur in any of its
oxidic form, it will affect your lungs. So lungs will be damaged because of the sulfur oxides. Oxides of nitrogen causes lung congestion. So if you are inhaling nitrogen oxides, it will also affect your lungs. Fumes coming out of chemical industries cause irritation in eyes, nose and throat. You might have seen various industries, there are big chimneys are there at the top, very big towers are there. So from there you can see smoke coming out, and this smoke, it can cause irritation in your eyes, even in your nose also, even in the throat also. गले में भी ये कर सकता है irritation, it's a kind of uneasiness feeling. तो आपने देखा है कभी भी आप इंडस्ट्री की तरफ जाते हो तो वहाँ का धुआं जैसे ही आपकी तरफ आता है तो आंखें जलने लगती हैं, कई बार हमें नाक में भी थोड़ी इरिटेशन सी फील होती है और गले में भी. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्यूम्स. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ lead oxide. They are present in the automobile exhaust, can cause mental disorder and even brain damage also. तो जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है उसके अंदर लेड ऑक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है. गाड़ियों के धुएं से लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें मेंटली डिसेबल कर सकता है और इवन ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है. पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एयर कैन कॉज ब्रोंकाइटिस. हमारी हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, दिस डस्ट पार्टिकल्स कैन इवन कॉज ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी जो है वो, यानी कि लंग डिजीज़ जो है, ये सारे ही हवा के प्रभाव से होते हैं अगर वो हवा पोल्यूटेड है तो. हेयर इज़ वन टेबल, वन बॉक्स गिवन द डू यू नो टेबल. Minute solids particles suspended in the air are known as SPM, suspended particulate matter. हमारी हवा के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा ही, और ये जो पार्टिकल्स हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको SPM कहा जाता है, जिसको हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ये है क्या? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि बिना जले हुए, अनजले, जो जले हुए नहीं है ऐसे कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि फ्यूल के जलते समय जले नहीं थे. वो एग्जॉस्ट के द्वारा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के द्वारा ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और हवा को ये पोल्यूट करते हैं. इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दीज फाइन पार्टिकल्स जो हैं, ये लाइम और सीमेंट जो हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो भी इसके एग्जांपल्स हैं SPM के. क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स कितने आपने देखा होगा माइन्यूट होते हैं. सीमेंट देखो आप कैसे हवा में फैल जाता है. कई बार हमारे घरों में वो आते हैं काम करने के लिए, ये जो मार्बल वगैरह कटआउट किया जाता है उस समय आपने देखा होगा उसकी कटिंग के दौरान पूरा जो घर होता है एकदम धूल से एकदम वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स जो है उससे भर जाता है. एंड दीज माइन्यूट पार्टिकल्स दे आर क्वाइट डेंजरस, वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस, बिकॉज व्हेन दे आर इनहेल्ड दे कैन इवन चॉक अप, ब्लॉक कर सकते हैं आपकी लंग्स को. दीज पार्टिकल्स कैनॉट फिल्टर थ्रू हेयर ऑफ योर नोज एंड दिस कॉज इरिटेशन इन नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. दे कैन इवन डैमेज द लंग्स. तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सो माइन्यूट, दे कैन एंटर द आर. तो ये पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं कि हमारे जो नोज़ के अंदर हेयर रहते हैं ये इनको रोक नहीं पाते हैं. इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं टोटली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, और ये अंदर जाकर हमारे इवन थ्रॉट, नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, इवन हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं. These particles are not only harmful for human beings and animals but even for plants also, because ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये स्टोमेटा को ब्लॉक कर सकते हैं और इससे प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रहता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. तो इसीलिए प्लांट जो है उनकी भी डेथ हो सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस. और सेकेंड विल सी अबाउट, ये तो हमने बहुत सारी हार्मफुल गैसेस के बारे में देखा जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं. नाउ वी विल सी अबाउट एसिड रेन. एयर पोल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन ऑल्सो. हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें अगला टॉपिक है एयर पोल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन.
burning of fossil fuels like coal, petrol, diesel produces carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of sulfur। तो अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, जिसमें कोल, पेट्रोलियम या डीजल आता है, इनको अगर हम जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और इवन अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स भी, जो जले नहीं होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये फॉसिल फ्यूल के जलाने से ही पैदा होती हैं। ऑल ऑक्साइड्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये जितने भी ऑक्साइड्स की बात की हमने, कार्बन मोनोक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, और इवन वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। सो ये सब जो है ये एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, सल्फर ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी कि वाटर प्रेजेंट है इन द वेपर फॉर्म, उससे रिएक्ट करके ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। बोथ ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो, दे बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। these एसिड्स मेक द रेन एसिडिक। जब बारिश आती है तो इसी एसिड की वजह से रेन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। द रेन वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। रेन वाटर जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एसिड्स डिजॉल्व होते हैं उसको हम एसिड रेन कह सकते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन तो हमें पता लग गया कैसे आती है, लेकिन इसके प्रभाव क्या होते हैं एसिड रेन के। फर्स्ट इज एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड दस अफेक्ट्स द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इट लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। एसिड रेन के कारण सॉइल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है या फिर ख़त्म ही हो जाती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। दूसरा है यहाँ पर, एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स एसिडिक लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन के कारण लेक्स और रिवर्स, यानी कि जो हमारी वाटर सोर्सेस हैं, उनको भी एसिडिक बना देती हैं, जिससे उस पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते। थर्ड पॉइंट इज एसिड रेन डिस्ट्रॉयज मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जैसे मैंने ताजमहल का आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही एसिड रेन जो है वो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। एसिड रेन प्रमोट्स corrosion ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक रेलवे ब्रिजेज एंड गेट्स। एसिड रेन के कारण मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, खासकर आयरन से बने हुए, लोहे से बने हुए, या फिर जिसके अंदर लोहा होता है, जैसे कि रेलवे ब्रिजेस हो गए, गेट्स हो गए जो कि लोहे के बनते हैं, उसको भी डैमेज करने का काम करती है एसिड रेन। तो हमने यहाँ पर दो इसके प्रभाव देखे, हार्मफुल इफेक्ट्स देखे एयर पोल्यूशन के। अब तीसरा हम देखेंगे, एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। कैसे, ये देखते हैं, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट अ पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल्स के जलाने से जो हमारे एटमॉस्फेयर में पैदा होती है वो कोई पॉइजनस गैस नहीं है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी परमिजिबल रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इससे एक बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। The phenomenon whereby the Earth's atmosphere traps solar radiations because of the presence of gases like carbon dioxide, water vapor, methane and CFCs, that is chlorofluorocarbon, is called greenhouse effect. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ये ऐसा फिनोमिनन है जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सोलर रेडिएशंस जो हैं वो ट्रैप होकर रह जाती हैं। आपने जानते होंगे कि ऊपर से जो सूरज की रोशनी है, जो किरणें हैं, सूरज की रेज जो हैं, वो जब धरती पर आती हैं तो धरती पर टकरा कर सरफेस पे वो वापस एटमॉस्फेयर में छूट जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन
ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उस मात्रा के बढ़ने के कारण जो सूरज की रोशनी आती है वो अर्थ से टकराने के बाद वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर मेन जो फैक्टर्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और CFCs। ये जो 4 चीज़ों का हमने नाम दिया, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट the earth's surface would be too cold to sustain life. The increase in amount of greenhouse gases beyond natural limit is cause of concern. This leads to the increase in the average temperature of the earth. अब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो, अब यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नेचुरली भी होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है ही, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड है। इसलिए जब अर्थ के ऊपर जितनी हमें गर्मी चाहिए उतनी गर्मी जो है वो गैसेस जो है खासकर कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा सोलर एनर्जी यानी कि सूरज के प्रकाश को या गर्मी को ज़्यादा वो धरती के ऊपर पकड़ के रखेंगे, एब्जॉर्ब करके रखेंगे, जिससे धरती का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। Global warming is the rise of average temperature of the atmosphere of the earth due to the increase in greenhouse effect. तो हमने ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने देखा कि चलिए हमने रिसेंटली क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके क्या हार्मफुल प्रभाव हैं वो भी देखते हैं। पहला, पोलर कैप्स वुड मेल्ट एंड वाटर वुड फ्लो इनटू द सी इफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी इंक्रीजेज। लो लाइंग एरियाज नियर कोस्ट वुड बी सबमर्ज्ड। अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर कैप्स यानी कि पोल्स के ऊपर जो आइस जमी हुई है वो आइस पिघलेगी। उसके पिघलने से पूरा जो पिघलने का पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे लो लाइंग एरियाज़ या फिर ऐसे एरियाज़ जो समुद्र के किनारे पे हैं दे विल सबमर्ज इन द सी। पहला प्रभाव। दूसरा इसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न वुड चेंज। इस कारण से क्लाइमेट और रेनफॉल का पैटर्न बदल जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो अभी इसका तो प्रभाव हम सामने देख रहे हैं कि गर्मी जब शुरू होती है, शुरू होते ही इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है कि वी कांट इमेजिन। राइट नाउ वी से अप्रैल इज़ रनिंग बट गर्मी इतनी ज़्यादा है पूछो नहीं, यानी कि मई जून वाली गर्मी है। तो बारिश की बात करें तो बारिश भी कहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बहुत कम होती है। तो बारिश और जो क्लाइमेट है इसके पैटर्न में बदलाव आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट वुड ऑल्सो अफेक्ट एग्रीकल्चर दस प्रोडक्शन ऑफ फूड। इससे एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव पड़ता है और प्रोडक्शन ऑफ फूड का प्रोडक्शन भी बाधित होता है, यानी कि इससे प्रोडक्शन ऑफ फूड भी इफेक्टेड रहता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एयर पोल्यूशन कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। ओजोन लेयर आपको पता है हमारी अर्थ के ऊपर एक कवरिंग है, सेफ कवरिंग है, जो कि हमें सूरज की रोशनी की अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको छान कर धरती पे भेजती है। सो ओजोन गैस फॉर्म्स अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ द एटमोस्फियर। दिस ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टू एंटर आवर अर्थ। तो ये रेडिएशंस जो हमारी सन से आती हैं, उन रेडिएशंस के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको छान कर वो ऊपर ही छोड़ देती हैं और बाकी जो हमारे लिए सुरक्षित है जो रेज उसको धरती पे भेज देती है ओजोन। ओजोन जो है उसका फार्मूला रहता है O3। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है वैसे ओजोन का O3 फार्मूला होता है। इनके ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो बनता है ओजोन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जिसको हम कहते हैं, दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल स्प्रेज। दे आर व्हेन रिलीज्ड इन एयर दे डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो CFCs जिसका उपयोग आजकल हम देखते हैं AC, रेफ्रिजरेटर के अंदर ज़्यादा होता है, एंड इवन स्प्रेज के अंदर, एरोसोल स्प्रे आते हैं ना जो स्प्रे करने के लिए जो आते हैं, केन्स वगैरह, उसके अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी CFC के कारण ओजोन जो है वो डैमेज होती है। अब अगर ओजोन डैमेज होती है तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? पहला, हार्मफुल UV रेडिएशन जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं वो अर्थ के ऊपर आ जाएंगी। इससे इंसानों को कैटरैक्ट, स्किन कैंसर, डैमेज ऑफ आईसाइट जैसी समस्याएं होंगी। तो आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं ओजोन के डैमेज होने से। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच आर हार्मफुल दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द जीन स्ट्रक्चर लीडिंग टू म्यूटेशन। इससे हमारे जीन स्ट्रक्चर के अंदर भी बदलाव आ सकता है और म्यूटेशन हो सकती है। Even harmful ultraviolet radiations cause damage to early developmental stages of fish, crab and other animals। तो जो एनिमल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर एक 267 पेज पे एक नीचे डू यू नो बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देयर इज़ अ मैसिव होल इन द ओजोन लेयर राइट अबव द अंटार्कटिका। द होल ओवर द अंटार्कटिका हैज़ बीन एक्सपेंडिंग फॉर many years now, exposing the populated areas of South America to harmful ultraviolet radiations of the sun। हमारा जो अंटार्कटिका के ऊपर एग्जैक्टली देखे जाए तो वहाँ पर जो ओजोन लेयर थी उस ओजोन लेयर में छेद हो चुका है और वो कई सालों से ऐसा ही है और धीरे धीरे वो होल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे समस्याएं जो हैं वो हमारे लिए और बढ़ती जाएंगी। तो ये हमने देखा कि एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अब हम टॉपिक देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के, प्रिवेंट करने के क्या तरीके रहते हैं वो देखेंगे हम। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आपको सब बस फिंगर टिप पे याद रखने हैं। यूज़ मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन्स इन व्हीकल्स विच ब्रिंग आउट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, दिस रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक। हमारे जो गाड़ियों के अंदर धुआं जो होता है, आपको पता है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजन्स जो है, नई नई गाड़ियाँ आपने देखा होगा, सुना होगा, BS4 BS5 आता जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो रहती हैं, टू व्हीलर्स स्पेशली स्कूटीज़ वगैरह, उसके अंदर भी 5G 6G आ रही है, जैसे कि एक्टिवास वगैरह। तो ये जो मॉडर्न इंजन्स जो आ रहे हैं, इनके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। कंप्लीट कंबशन होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं ज़्यादा, तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा, इको फ्रेंडली क्लीन फ्यूल्स, हमें क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि CNG हो गया, ठीक है, ट्रक के अंदर, बस के अंदर, या जहाँ भी हम जो भी व्हीकल है हमारे पास उसमें हम CNG का उपयोग करें। तो CNG के उपयोग से क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट्स की मात्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि CNG इज़ नॉट अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर आज भी CNG नहीं मिलती है। और दूसरी इसमें समस्या ये भी आती है कि ये जो कंपनी फिटेड आती हैं गाड़ियाँ CNG वाली, दे आर सक्सेसफुल, बट जो कंपनी फिटेड नहीं रहती हैं, जो को हम दोबारा से मॉडिफाई करवाते हैं, जिनको CNG लगवाते हैं, दे आर नॉट सो सेफ। और दूसरा, CNG लगवाने का खर्चा भी काफ़ी आता है, तो लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यूज़ अनलेडेड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल, दिस कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन एंड डज नॉट रिलीज टॉक्सिक लेड ऑन बर्निंग। अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए, इनकी ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर लेड की मात्रा ना हो या फिर बहुत ही कम हो, जिसको हम लेड फ्री पेट्रोल कहते हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे ये अवेलेबल भी होता है, लेकिन दूसरे पेट्रोल से ये पेट्रोल महंगा होता है। आप आज से देखते हो कि नॉर्मली पेट्रोल का रेट 105, 7, 10 रुपये लीटर है, लेकिन जो अनलेडेड पेट्रोल है वो उससे 50-60 रुपये महंगा होगा लगभग। तो क्या आप 50-60 रुपये महंगा पेट्रोल खरीदोगे? पेट्रोल के रेट तो वैसे ही बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन में काफ़ी कमी आ सकती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स शुड बी मेड मैंडेटरी। जो भी व्हीकल है उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए और इसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि इट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज यू नो कि जैसे हमारी गाड़ियाँ हम लोग लेते हैं उसका PUC सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। PUC दैट इज़ द फुल फॉर्म इज़ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो ये जो सर्टिफिकेट रहता है, दिस इज़ वैलिड फॉर 6 months ऑल्सो एंड 1 year ऑल्सो। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंपलसरी पुलिस को चेक करने चाहिए, ताकि आदमी जो है अपनी गाड़ी का PUC हमेशा लेता रहे। अगर उसमें आपकी गाड़ी का पोल्यूशन ज़्यादा आता है
तो आपको गाड़ी की प्रॉपर सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। 5वां पॉइंट है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, और पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम होगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी धरती पे, इसलिए पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। देन 6 पॉइंट इज़ यूज़ रिसाइकल्ड पेपर टू सेव ट्रीज। पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए और पेड़ काटने नहीं चाहिए। पेड़ को कटने से बचाने के लिए हम पेपर की मात्रा कम यूज़ करें तो वो काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो पेपर को उपयोग कम करें, रिसाइकल्ड पेपर का यूज़ करें। यूज़ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स विच कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू हार्मलेस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हमें व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करना चाहिए। और ये कन्वर्टर्स क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी, इनको ये हार्मलेस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बदल कर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम वुड, कोल और चारकोल की बात करें, कैरोसिन की बात करें, तो इनको हम क्लीन फ्यूल जैसे कि एलपीजी जो है उसका उपयोग इसकी जगह कर सकते हैं। तो एलपीजी जो है वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती है, लेकिन वुड, कोल, कैरोसिन इसको जलाने से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अगर हम वुड का उपयोग नहीं करें और एलपीजी का यूज़ करें तो काफ़ी पोल्यूशन को रोक सकते हैं। 9th पॉइंट यहाँ दिया गया है, एनकरेज यूज़ ऑफ लेस पोल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अगर हम देखने जाएँ तो हमें ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जिसमें पोल्यूशन कम होता है, नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, या जिसमें होता ही नहीं है पोल्यूशन क्योंकि पानी से ही बिजली बनती है। दूसरा सोलर एनर्जी जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। और विंड एनर्जी, तो तीनों ही सोर्सेज जो है दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। 10th पॉइंट दिया गया है, एनकरेज यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो लोग अपनी गाड़ियाँ, हमने देखा है कई बार मोस्टली एक गाड़ी होती है बड़ी सारी, उसके अंदर एक ही बंदा बैठा होता है, तो अकेला बंदा जाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी का उपयोग कर रहा है। बेटर है अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे, जो कि जैसे बस है, तो उसके अंदर कई लोग जो हैं साथ में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन्स इन लोकेलिटीज़ टू हाईलाइट द नीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा लिखा गया है कि हमें पब्लिक को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाने चाहिए, जिसके द्वारा हम उनको बता सकें कि हमें एयर पोल्यूशन को क्यों रोकना चाहिए या क्यों रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगले वीडियो में इसका देखेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाटर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया। होप यू एंजॉय, थैंक यू।